हेलो दोस्तों, मैं मोहित वासवान स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और आज है 21 जनवरी 2021। तो आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी 21 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगी उसको, और साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे। डेली 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, जिससे क्या है कि हमारा रिवीजन होता रहे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस चीज़ें बेकार हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें यूँ क्यों ही रखी रह जाएंगी। आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि वो चीज़ें आपको रिमाइंड होती रहें और आप उन्हें एग्ज़ाम टाइम में नहीं भूलें। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, जितने भी ये एक दिवसीय परीक्षा हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज की। और सबसे पहले हम देखते हैं रोज़ाना की तरह जो पिछले लेक्चर के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, यहाँ हम उनके आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था कल का। तो कल का जो पहला क्वेश्चन था प्रैक्टिस क्वेश्चन कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और इसके जो गठन होने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था रामुल्लू नाम के एक प्रसिद्ध नेता थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर एक अनशन का आयोजन किया था। और उसी अनशन के दौरान ही 15 दिसंबर 1952 ईस्वी में रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार प्रेशर में आई और कहीं ना कहीं उन्होंने इस पहले भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था, राज्यों का पुनर्गठन। तो क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी पंडित हृदयनाथ, ऑप्शन सी KM पणिक्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर था ऑप्शन ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। और अगर बात करें तो इसके अन्य सदस्य तो पंडित हृदयनाथ और KM पणिक्कर इसके सदस्य थे और ये इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हम जो आज का मोटिवेशनल कोट है उसको देखते हैं। तो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मतलब जिनको कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, रिसोर्स से ही खाली कुछ नहीं होता। अगर आपके पास किताब है तो ऐसा नहीं है कि बस किताब होने से ही आपकी उड़ान पूरी हो जाएगी, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए आपके अंदर जुनून और जज्बा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अगर केवल किताबों से और कोचिंग इंस्टीट्यूट या इन सब से ही अगर ऐसा होता तो सिर्फ जो पैसे वाले हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, बस वो ही पढ़ पाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए केवल किताब और इन सब की ज़रूरत नहीं होती, उसके साथ कुछ जज्बों की और ज़रूरत होती है। और फिर हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों से। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम जिसके तहत ईरान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से
वंचित किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 91, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। तो जो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद नहीं है, कभी आप इसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 समझ लें, नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 19 है। और इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय योगदान के बकाया भुगतान होने पर संबंधित राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से वंचित रखा जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है ईरान के साथ, जिसकी वजह से इसे आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत वंचित किया गया था। हाल ही में ईरान और इसके साथ अन्य 6 देशों को इस प्रावधान के तहत अनुच्छेद 19 के मतदान से वंचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाम ऑयल उत्पादक देशों के परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 2012 में, ऑप्शन बी वर्ष 2017 में, ऑप्शन सी वर्ष 2015 में, ऑप्शन डी वर्ष 2011 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्ष 2015 में। जो ये पाम ऑयल उत्पादक देशों की जो परिषद है, जिसे पाम ऑयल परिषद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका वर्ष 2015 में गठन हुआ था। अगर बात करें तो इसका भारत के या हमारे देश के संदर्भ में क्या महत्व है, तो भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है, निर्यातक नहीं, आयातक, मतलब हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं इसे विश्व में। आयात का मतलब खरीदना होता है और निर्यात का मतलब बेचना होता है दूसरे देशों को। तो भारत और चीन इसके सबसे बड़े आयातक देश हैं। अगर बात करें इसकी निर्यातक देशों की, तो इंडोनेशिया और मलेशिया इसके सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। लगभग इंडोनेशिया और मलेशिया में इसके लगभग 65 to 75% जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो यही 2 देश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्टार स्ट्रीक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रांस। ये जो स्टार स्ट्रीक है ये एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हालांकि इसका एयर टू एयर वर्जन भी अवेलेबल है और इससे जो पहले शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था और इसे एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ किया जाता है, मतलब वायु रक्षा प्रणाली। ये न्यूज़ में क्यों है, इसका रीज़न ये है कि जो भारत की एक कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और फ्रांस की थेल्स जो इसको बनाती है, तो इन्होंने क्या है कि संयुक्त रूप से इस जो मिसाइल सिस्टम को और अपग्रेड करने के लिए एक समझौता किया है, जिसकी वजह से अभी चर्चा में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कीस्टोन पाइपलाइन प्रणाली का संबंध किस राष्ट्र से है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी क्यूबा। हालांकि इसमें एक देश का नाम तो जैसे ये दे रखा है अमेरिका, लेकिन इस जो कीस्टोन पाइपलाइन सिस्टम है इसमें एक देश और शामिल है इसके साथ, तो उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कनाडा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ये एक तेल पाइपलाइन सिस्टम है जिसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और जो इस पाइपलाइन का जो फोर्थ फेज है वो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया है। तो रीज़न ये है कि ये जिस एरिया से होकर परियोजना जा रही है वो एक सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार है और
कुछ ना कुछ क्या है कि जब कोई भी परियोजना होती है तो उससे पर्यावरण को लॉस होता है, तो उसकी वजह से ही जो कुछ पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया है, जिसके कारण ये न्यूज़ में आ गया। उनका कहना है कि ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा और जीवाश्म ईंधन पे भी जो पर्यावरण को इसके नुकसान है उसके संबंध में वो इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष से प्रभावी रूप से लागू हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी वर्ष 1972 में, ऑप्शन सी वर्ष 1974 में, ऑप्शन डी वर्ष 1976 में। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 1970। तो सबसे पहले हम इस परमाणु अप्रसार संधि की बात कर लेते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसके जो मेन लक्ष्य हैं वो 3 हैं। पहला ये है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, दूसरा है कि निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना, और तीसरा है कि परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना। वर्ष 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1970 से प्रभावी हुई। अगर बात करें तो वर्तमान में इसके 191 सदस्य देश हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का विचार है कि एनपीटी संधि भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना उचित नहीं है। और जो भारत का दूसरा तर्क यह भी है कि यह संधि सिर्फ 5 शक्तियों जो कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है तथा अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है। मतलब ये जो 5 देश हैं ये तो अपने यहाँ डेवलपमेंट कर चुके हैं, पहले से ही सब कुछ सेटअप कर चुके हैं, और ये जो संधि है ये क्या करती है, रोक लगाती है। तो जिनका हो गया डेवलपमेंट तो उनके यहाँ तो हो गया, लेकिन जो अभी नए हैं विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो ये उन पे ही इफ़ेक्टिव होगी क्योंकि वो अब नहीं बना पाएंगे। तो इसकी वजह से भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चर्चा में इस का आने का कारण ये है कि हाल ही में ईरान ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो वह इस परमाणु अप्रसार संधि यानी इसे कहें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, तो वो इसको छोड़ देगा, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुच्छी मशरूम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये जो गुच्छी मशरूम है जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में उगने वाली दुनिया की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। इसका न्यूज़ में आने का रीज़न ये है, करंट का टॉपिक क्यों बना, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर का एक एनजीओ, जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन कहते हैं एनजीओ, उसने क्या किया कि उसने इस गुच्छी मशरूम को जीआई टैग देने की मांग की है कि इसको जीआई टैग दिया जाए। अगर बात करें जीआई टैगों की तो अभी आपको याद होगा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में केसर के लिए जीआई टैग दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है दोनों ही। एक केसर हो गया, केसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे भी। गुच्छी मशरूम के लिए तो इसने मांग की है यहाँ के एनजीओ ने, लेकिन जो केसर है जम्मू कश्मीर का उसके लिए जीआई टैग जो लास्ट जून में दिया गया है, जून 2020 में इसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 20 जनवरी को, ऑप्शन बी 21 जनवरी को, ऑप्शन सी 22 जनवरी को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 23 जनवरी को। तो जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को मनाया जाना। जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 से, कब से 2021 मतलब इसी वर्ष से 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या है, कोई बताएगा? चलो ठीक है,
जिसको पता है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बताता हूँ कि जो 23 जनवरी को वो सुभाष चंद्र बोस की, जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी दिन 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ। तो इसी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म के उपलक्ष्य में ही से पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। किसने किया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। और ये उनकी कौन सी जयंती होने वाली है? ये उनकी 125वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का जो अगर जन्म की बात करें तो वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1945 की इनकी मृत्यु मानी जाती है, जो कि एक रहस्यमय तरीके से बताते हैं कि एक विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि यह घटना अभी भी लोगों के लिए एक रहस्यमयी पहेली बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कोक बोरोक जो है वो किस राज्य की मूल भाषा है? एक लैंग्वेज है कोक बोरोक, तो वो किस राज्य की मूल भाषा? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिपुरा। कोक बोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। करंट में इसका आने का रीज़न ये है कि 19 जनवरी को त्रिपुरा में 43वें कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाया गया। रीज़न यही है कि 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में एक विधेयक पारित करके इसको यहाँ की जो आधिकारिक भाषा या मूल भाषा का इसे दर्जा दिया गया था। तो जिसकी वजह से हर वर्ष ये 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद हम कल के लिए तो प्रैक्टिस, इसमें 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखते हैं जो कल के लिए हैं। और अभी जो पूरा टॉपिक चल रहा है वो पॉलिटी का राज्यों का पुनर्गठन। यही था। तो ये लास्ट लेक्चर में भी इसी से क्वेश्चन थे, इसी टॉपिक से, जिनका हमने आज आंसर भी बताया। और अब ये जो कल के लिए क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक से हैं। तो आप टॉपिक को पहले अच्छे से तैयार करके रखें, पहले से उसका रिवाइज़ करके रखें, उसको पढ़ के रखें, ताकि आप इनका आंसर आसानी से दे सकें। ये क्वेश्चन 4-5 जो भी होते हैं ये तो उस टॉपिक से आपको मिल ही जाते हैं। उसके साथ साथ ही क्या है कि आपकी उस टॉपिक की कंप्लीट तैयारी हो जाती है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के साथ साथ ही आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता रहेगा। जैसे ही पॉलिटी ख़त्म होगी उसके बाद हम कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट उसी के साथ फिर रिवीजन में तैयार रखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था? तो जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था वो किस राज्य के विभाजन से हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब है, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जिससे भी हो आप कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को, या 21 जनवरी 1972 को, या फिर 26 अप्रैल 1975 को। इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि ऑप्शन डी अगर हम ऐड करें तो इसमें कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर होगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, जबकि कल के जो लेक्चर था उसमें 2 ही थे, जबकि आज से 3 है। तो वर्ष 2000 में कितने नए राज्यों का गठन हुआ था? तो वर्ष 2000 था, उसमें कई राज्यों का नए राज्यों का गठन हुआ था। तो वो कितने थे? 2 थे, 3 थे, या 4 थे, या 5 थे? जितने भी थे, जो इसका सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जो भी न्यू हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जुड़ें, एंड शेयर, जिनके लिए भी है यूज़फुल हो सकती है वीडियो, प्लीज़ उनके लिए शेयर करें।
एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं MB डिफेंस एकेडमी, तो ग्रुप आ जाएगा। आप उसको, और जो भी आपके सजेशन है वो मोस्ट वेलकम है। अगर आप इस सीरीज से रिलेटेड या इस करंट अफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। अगेन थैंक्स।